और मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर। सेक्टर तीनों हो गए। हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया था कि 3 इंडिकेटर्स आपको चेक करना है। पहला आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दूसरा आपका था एजुकेशनल स्ट्रक्चर और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का कंट्री में। ठीक है, तो उसमें हम पहले नंबर पे आते हैं कि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब उस पॉपुलेशन की साइज कैसी है, उस पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है, उसमें लोगों की डेथ कैसे है, बर्थ कैसे है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो दोनों बड़ा हाई था। 40 पर 1000 बर्थ रेट था और 48 पर 1000 बर्थ रेट था एंड 40 पर 1000 डेथ रेट था। बोथ वाज वेरी हाई। ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें तो इतना हमारा रेट नहीं है, और बर्थ रेट भी ज्यादा होना नहीं चाहिए और डेथ रेट भी ज्यादा होना नहीं चाहिए। डेथ रेट अगर ज्यादा है इसका मतलब कि कंट्री के पास मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, तभी ये नौबत आ रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मर जा रहे हैं। ठीक, दूसरी बात हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है, 1 साल से कम के बच्चे जब मरते हैं तो उनकी जो काउंटिंग होती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में होती है। इन्फेंट मतलब छोटे। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो ये अगर बहुत ज्यादा है किसी देश में, तो इसका मतलब उस देश का बेसिक हेल्थ सेक्टर बहुत वीक है। तो हमारा देखिए उस टाइम 18 पर 1000 था, जो कि नाउ अडे 34 पर 1000 है। आज हम देखें तो काफी सुधरा हुआ है। इसका मतलब उन दिनों बहुत ही खराब व्यवस्था थी। लोग जो बच्चे थे वो चाइल्ड केयर उतनी अच्छी नहीं थी, मैनेजमेंट नहीं थी, और बच्चे 1 साल से कम में ही ज्यादातर मर जाते थे। दैट इज अ बैड इंडिकेटर फॉर द कंट्री। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एक एवरेज लाइफ एक आदमी की, यानी कि एक आदमी नॉर्मली कितने साल जिंदा रहता है उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, उन दिनों मार्क 32 थी, यानी कि आदमी एक अपनी जो मेन उसका जिंदगी आ रहा है 32 ईयर्स का हो रहा है, जवानी में आ रहा तो वो मर जाता था उन दिनों में। यानी कि बहुत ही खराब कंडीशन था देश का। इसको आप 2 तरीके समझ सकते हैं, यानी कि हेल्थ केयर भी खराब रहा होगा और कहीं न कहीं लोगों की जीवन शैली में, यानी कि उनके पास इनकम कम रहा होगा। 1943 का फैमाइन आपको बताया जाएगा, आप पिछले क्लास में पढ़े हों कि 1943 में बहुत जबरदस्त फैमाइन था वेस्ट बंगाल में, लाखों की संख्या लोग भूख से मर रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरीके का हम समझ सकते हैं कि ये सारे बातें अपने आप में कंट्री की बैकवर्डनेस को शो कर रही हैं, किस तरीके से कंट्री कितनी बैकवर्ड थी और कितनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी चल रही थी। लास्ट हम बताते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट का मतलब है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग पढ़ और लिख दोनों करते हैं। ठीक है, 16% कुल हमारी पॉपुलेशन पढ़ सकते थे। अब उसमें भी अगर देखें तो फीमेल का जो परसेंटेज था वो मात्र टोटल हमारा पॉपुलेशन जो लिटरेसी था वो 16% था, उसमें भी फीमेल लिटरेसी सिर्फ 7% की थी। यानी कि आगे की बात आप समझ सकते हैं कि तो लिटरेसी रेट ऑलरेडी 16% बहुत कम होता है, उसमें फीमेल का कम होने का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं मेल और फीमेल में जो आगे इक्वलिटी की बात करते हैं ये तब नहीं था। मेल और फीमेल में काफी डिफरेंस था, लोग फीमेल्स को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते थे। ये कुछ इस टाइप की सिनेरियो हमारे सामने थी। इस तरीके से हम आकलन कर सकते हैं कि कंट्री की हालत क्या थी, इकोनॉमी बैकवर्ड थी या डेवलपिंग थी, स्टैग्नेंट थी या वाइब्रेंट थी। ये आप आगे आने वाले पार्ट्स में फैसला करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि हमारी पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आ रहे हैं। 1921 को हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब इस ईयर के बाद से कंसिस्टेंटली राइज हुई है हमारी पॉपुलेशन। इससे पहले हमारी पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी घटती थी। फॉर एग्जाम्पल 1901 के सेंसस में सिर्फ हमारा 0.04 करोड़ का डिक्लाइन आया था पॉपुलेशन में। 1911 में 1.38 करोड़ का इंक्रीज हुआ और 1921 में 0.07 करोड़ का डिक्लाइन आया है। तो उसके पहले आप देख रहे हैं काफी घट रहा है, बढ़ रहा है। कंसिस्टेंट हम नहीं कह सकते कि कोई कंसिस्टेंटली वो बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर है उसके बाद कभी घटा नहीं है। आप देख सकते हैं 1931 में 2.76 करोड़ का ग्रोथ हुआ, फिर 1941 में 3.96 करोड़ का ग्रोथ हुआ और फिर 1951 में 4.24 करोड़ का ग्रोथ हुआ। पॉपुलेशन लगातार बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती है। 1951 तक तो कंडीशन सही है, लेकिन 1951 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन में आ गई है हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से हमारे ऊपर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? मतलब अगर हमें ज्यादा लोग हैं तो हमें कम से कम
ज्यादा लोग के लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना, ज्यादा लोगों के लिए सड़कें बनानी है, ज्यादा लोगों के लिए और भी चीजें, पानी की व्यवस्था करनी है, ज्यादा लोगों के लिए सैनिटेशन की व्यवस्था करनी है, तो वो खर्चा बढ़ जाता है। इससे ज्यादा हम एक्सेसिव एक्सप्लॉइट करने लगते हैं रिसोर्सेज को, और कहीं ना कहीं जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य है उसको हम पा नहीं पाते हैं और ये लूज कर जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो नंबर 3 आपका समाप्त होता है। तो हम कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने उन दिनों हमारी इकोनॉमी को हेल्प किया कुछ डेटा कैलकुलेट करने में। जैसे आपके दादा भाई नरोजी, आपने सुना होगा कि एक बुक आई थी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने बताया कि अगर जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब ये था कि जितना एक आदमी जेल में रहने में खर्चा करता है उतनी एक आदमी की इनकम है तो मिनिमम लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, यानी कि सर्वाइवल के लिए हमको जितना जेल में खर्चा होता है उतना खर्चा मिलना चाहिए। उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बुक दी थी। इसके अलावा विलियम डिकबाई, BKRB राव, RC देसाई, ये उस समय के अपने आप में महान इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने भारत के डेटा को काफी हद तक किया, और पर कैपिटल इनकम हमारे देश में सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने निकाल के दिया था। इंडिया का फर्स्ट सेंसस 1891 में हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं आपके दूसरे इंडिकेटर जो आपने बताया था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि पैसा, लोग क्या करते हैं, एक लोगों की खर्चा कैसे चलता है, उस देश में लोग क्या काम करके अपना खर्चा चलाते हैं। आपको पता ही होगा, आप पिछले क्लासों में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बात बता दूं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका ऐसी चीजें जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें। ठीक है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्सरी में सर्विस सेक्टर आता है। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनकी सेकेंडरी सेक्टर काफी डेवलप होती है क्योंकि प्रोडक्शन उनका ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर पहचानना हो कि डेवलपिंग है या नहीं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आज आप देखो तो चाइना का 50% उनका जो प्रोडक्शन है वो, सॉरी, उनका जो GDP है वो सेकेंडरी सेक्टर से आता है। अब हम अपने देश की बात करें, अगर हम उन दिनों की 1951 का डेटा हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर में 72.7% इंगेजमेंट था, सेकेंडरी सेक्टर में मात्र 10.1% और टर्सरी सेक्टर में 17.2% एंगेजमेंट था। ये अपने आप में बहुत खराब इंडिकेटर है कि 70% अप्रोक्सीमेटली हमारा GDP डिपेंडेंट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर पर, प्राइमरी में भी मेन एग्रीकल्चर सेक्टर पर। वहीं अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन इंडिया में था। डेवलप देशों में, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में मात्र 2% की पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है। जापान में 12% और जर्मनी में 4%। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन देशों की तुलना में कितना पीछे हो चुके थे। ठीक है, आप समझ जाइए इस बात को कि अगर ये देश सिर्फ 2% डिपेंड करता है, हम 72% डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पर, दैट इज वर्स्ट थिंग। बहुत अच्छी बात नहीं है, अपने आप में बैड इंडिकेटर है इस बात को समझने के लिए कि इकोनॉमी डेवलप नहीं है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारे यहाँ इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं प्ले कर रहा था। यूएसए में अगर देखो तो 32% लोग काम करते हैं, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39%, हमारे यहाँ सिर्फ 10%। यानी कि हमारे यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रीज है ही नहीं तो लोग काम कहाँ करेंगे। तो इंडस्ट्री ना होने का मतलब क्या है कि हमारे पास मशीन नहीं है, मशीनों ना होने का मतलब कि हम एक बैकवर्ड इकोनॉमी है, ना कि डेवलपिंग इकोनॉमी है। अनबैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ का मतलब जब तीनों सेक्टर बराबर हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 72% है, ये 10% और ये 17%, यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ, यानी ग्रोथ हो भी तो रहा, अगर मान लीजिए ग्रोथ मान ली ग्रोथ हो रहा है तो वो अनबैलेंस ग्रोथ है, ना कि बैलेंस है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर खत्म है।